उस पहली जीत का एहसास अजीब था। अर्जुन को खुशी नहीं हो रही थी, उसे सुकून मिल रहा था। एक ऐसा सुकून जो ये जानकर मिलता है कि आपका दुश्मन आपको तोड़ने में नाकाम रहा है। विक्रम ने उसे जलील करने के लिए कीचड़ उछाला था और अर्जुन ने बिना अपने हाथ गंदे किए उस कीचड़ को वापस विक्रम के ही चेहरे पर मल दिया था। अपने नए महफूज ठिकाने पर वो अगले दिन मिस्टर ओबेरॉय के साथ बैठा था। दोनों के बीच अब एक नया रिश्ता बन रहा था, एक उस्ताद और शागिर्द का। तुमने विक्रम को उसकी चाल में मात दे दी अर्जुन। मिस्टर ओबेरॉय ने उसके कंधे पर गर्व से हाथ रखा। अब बताओ तुम्हारा अगला कदम क्या है? क्या हम अब उस संदूक को ढूंढने पर अपना पूरा ध्यान लगाएं? अर्जुन टेबल पर रखे अपने नए लैपटॉप को देख रहा था। उसने मिस्टर ओबेरॉय की मदद से उस प्राइवेट बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस करना सीख लिया था। स्क्रीन पर कुछ अंक चमक रहे थे। 50 लाख में से कुछ जरूरी खर्चे और रामफल की बेटी के इलाज के पैसे निकालने के बाद अभी भी उसके पास एक बहुत बड़ी रकम थी, एक ऐसी रकम जो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उसने लैपटॉप से नजर उठाकर मिस्टर ओबेरॉय को देखा। संदूक बहुत जरूरी है मिस्टर ओबेरॉय, हम उसे जरूर ढूंढेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी इस वक्त कुछ और है। मिस्टर ओबेरॉय उसके जवाब का इंतजार करने लगे। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक बात सीखी है। विक्रम की असली ताकत क्या है? उसका पैसा? उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस? नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है आम लोगों का डर और उनकी लाचारी। वो पहले लोगों को तोड़ता है, उन्हें मजबूर और बेबस बनाता है और फिर उनकी उसी बेबसी पर अपना साम्राज्य खड़ा करता है। अगर हमें विक्रम को उसकी इस सल्तनत को हराना है तो हमें उसकी ताकत की नींव पर, उसकी बुनियाद पर वार करना होगा। मैं समझा नहीं अर्जुन। अर्जुन आगे झुका। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मिस्टर ओबेरॉय ने पहले नहीं देखी थी, एक लीडर की चमक। मैं इस पैसे का इस्तेमाल विक्रम की तरह अपने ऐशो आराम के लिए नहीं करूंगा। मैं इस पैसे से अपनी एक सेना बनाऊंगा। सेना? कैसी सेना? वफादारी की सेना। हम उन लोगों को ढूंढेंगे जिन्हें शर्मा इंडस्ट्रीज ने, यानी विक्रम और उसके बाप ने बर्बाद किया है। वो ईमानदार वर्कर्स जिन्हें बेवजह नौकरी से निकाल दिया गया है। वो छोटे छोटे दुकानदार जिनके लाखों रुपए कंपनी ने दबा लिए हैं। हम उनकी मदद करेंगे। जब हम एक टूटे हुए, हारे हुए इंसान को उसकी सबसे बड़ी मुश्किल में सहारा देंगे तो वो हमारे लिए अपनी जान भी दे देगा। यही लोग मिस्टर ओबेरॉय मेरी सेना होंगे, एक ऐसी सेना जिसे विक्रम अपने पैसों से कभी नहीं खरीद पाएगा। यह सुनकर मिस्टर ओबेरॉय की आंखें गर्व से भर आईं। उन्हें अर्जुन में आज उसके पिता राजेंद्र शर्मा की साफ झलक दिख रही थी। और फिर अर्जुन ने अपनी इस बात को सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि अमल में लाना शुरू कर दिया। मिस्टर ओबेरॉय ने अपने पुराने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके शर्मा इंडस्ट्रीज से पिछले 1 साल में निकाले गए सारे वर्कर्स की एक गुप्त लिस्ट हासिल की। उस लिस्ट में अर्जुन की नजर एक नाम पर आकर रुक गई, सुरेश माथुर। सुरेश एक सीनियर सुपरवाइजर था और पिछले 25 सालों से कंपनी के साथ था। उसे 6 महीने पहले फैक्ट्री में हुए एक एक्सीडेंट के बाद निकाल दिया गया था। एक्सीडेंट विक्रम की लापरवाही से खरीदी गई एक पुरानी मशीन की वजह से हुआ था, लेकिन इल्जाम सुरेश पर लगा दिया गया। एक्सीडेंट में सुरेश की एक टांग भी बुरी तरह जख्मी हो गई थी। अर्जुन ने सुरेश के बारे में और जानकारी निकाली। उसे पता चला कि नौकरी जाने और इलाज के खर्च की वजह से सुरेश का परिवार सड़क पर आने की कगार पर है। उनका बेटा जो इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। अगली सुबह सुरेश माथुर के छोटे से टूटे फूटे घर के दरवाजे पर एक पोस्टमैन आया। उसने एक ऑफिशियल सा दिखने वाला लिफाफा उन्हें दिया। सुरेश जो अब लकड़ी के सहारे चलता था, उसने कांपते हाथों से वो लिफाफा खोला। अंदर एक लेटर था। लेटर एक अनजान सी संस्था वर्कर्स वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से था। लेटर में लिखा था, प्रिय मिस्टर सुरेश माथुर, हमें यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि आपके केस की एक स्वतंत्र जांच के बाद आपको शर्मा इंडस्ट्रीज द्वारा गलत तरीके से नौकरी से निकाला गया था। इसलिए हमारी संस्था ने फैसला किया है कि आपको आपकी पिछली पूरी सैलरी, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का मुआवजा और कंपनी की तरफ से हर महीने 20,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। इसके साथ ही आपके बेटे की आगे की पूरी पढ़ाई का खर्चा हमारी ट्रस्ट उठाएगी। मुआवजे की रकम का चेक इस लिफाफे के साथ है। सुरेश ने लिफाफे के अंदर हाथ डाला। उसके हाथों में एक चेक था, 5 लाख रुपए का। वो वहीं दरवाजे पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी पत्नी और उसका बेटा दौड़ते हुए बाहर आए। जब उन्होंने वो लेटर और चेक देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ये एक चमत्कार था, एक ऐसा चमत्कार जिसकी उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुरेश का बेटा, जिसके सपने मर चुके थे, वो उस चेक को हाथ में लेकर रो रहा था। उसने कसम खाई
कि जिस अनजान संस्था ने उसके परिवार को बचाया है वो अपनी पढ़ाई पूरी करके अपनी पूरी जिंदगी उसकी सेवा में लगा देगा। अनजाने में ही अर्जुन की सेना में उसका पहला सबसे वफादार सिपाही शामिल हो चुका था। अपने ठिकाने पर मिस्टर ओबेरॉय ने अर्जुन को यह खबर दी, तुम बिल्कुल अपने पिता पर गए हो अर्जुन। वो भी यही मानते थे कि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसों में नहीं, लोगों के दिलों में होता है। अर्जुन के चेहरे पर एक शांत सा सुकून था। यह तो सिर्फ शुरुआत है मिस्टर ओबेरॉय, उसने उस लिस्ट की तरफ देखते हुए कहा जिस पर अभी भी बहुत से नाम बाकी थे। तभी मिस्टर ओबेरॉय का वो सिक्योर फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। उनके खबरी का फोन था। उन्होंने फोन उठाया। हाँ बोलो। दूसरी तरफ से सुनी गई खबर से मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर एक अजीब सी हैरानी आ गई। क्या हुआ? अर्जुन ने उन्हें परेशान देखकर पूछा। मिस्टर ओबेरॉय ने फोन काटा। खबर विक्रम की तरफ से नहीं है अर्जुन। तो फिर? मिस्टर ओबेरॉय ने एक लंबा सांस लिया। खबर मीरा मल्होत्रा की तरफ से है। मीरा? यह नाम सुनते ही अर्जुन के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी गई। जिस नाम को, जिस चेहरे को वो जबरदस्ती भुलाने की कोशिश कर रहा था, वो फिर से उसके सामने आ खड़ा हुआ था। वो, मिस्टर ओबेरॉय ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो तुमसे मिलने की कोशिश कर रही है। वो तुमसे मिलने की कोशिश कर रही है। मिस्टर ओबेरॉय के ये शब्द सुनकर अर्जुन के दिमाग में एक पल के लिए सब कुछ अचानक से ठहर गया। मीरा, एक ऐसा नाम जिसे वो अपने अतीत के एक बंद कमरे में कैद कर चुका था। एक ऐसा चेहरा जिसे वो नफरत करना चाहता था लेकिन शायद पूरी तरह से कर नहीं पा रहा था। अब वो उससे क्यों मिलना चाहती है? क्या विक्रम का बनाया हुआ झूठा स्कैंडल फेल हो गया इसलिए वो वापस आ रही है? क्या उसे पता चल गया है कि अब अर्जुन वो बेबस लाचार लड़का नहीं रहा? मैं उससे नहीं मिलना चाहता, अर्जुन ने एक ठंडी और साफ आवाज में कहा। उसके इस फैसले में कोई उलझन नहीं थी। मिस्टर ओबेरॉय ने उसके इस फैसले पर कोई बहस नहीं की। ठीक है, जैसा तुम कहो। उन्हें इस बात की खुशी थी कि अर्जुन अब जज्बातों में बहकर नहीं बल्कि दिमाग से फैसले ले रहा था। अर्जुन ने मीरा के ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया। उसके सामने अब एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही जरूरी काम था। अपने माँ बाप की कुर्बानी को इज्जत देना और उनके साथ हुए अन्याय का बदला लेना। जब अर्जुन अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था तब रिया मल्होत्रा अपनी जिंदगी की झूठी और बनावटी दुनिया से परेशान हो चुकी थी। वो अपनी मां के साथ शहर के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में एक हाई सोसाइटी चैरिटी गाला में आई हुई थी। चारों तरफ बनावटी मुस्कुराहटें, महंगे कपड़े और हीरों की दिखावटी चमक थी। औरतें एक दूसरे के साड़ियों की कीमत पर उन्हें जज कर रही थीं और आदमी बिजनेस डील्स की बातें कर रहे थे। रिया को इस माहौल में हमेशा से एक अजीब सी घुटन महसूस होती थी। उसे ये सब खोखला लगता था। तभी उसकी नजर काव्या वर्मा पर पड़ी। काव्या हमेशा की तरह अटेंशन का सेंटर बनी हुई थी। वो अपनी सहेलियों के ग्रुप को बहुत ही नाटकीय अंदाज में एक कहानी सुना रही थी। यू वॉन्ट बिलीव इट गर्ल्स, काव्या ने एक अदा से कहा। मेरे पापा के हॉस्पिटल में एक मिस्ट्री मैन आया। उसने 5 लाख रुपए कैश डोनेट किए फॉर द पुअर, जस्ट लाइक दैट। वाओ, कौन था वो? एक लड़की ने पूछा। यही तो मिस्ट्री है, काव्या ने कहा। ही वॉन्ट्स टू बी अनोनिमस। और पता है, उसने शर्त रखी कि उस पूरे फंड को मैं मैनेज करूंगी। ऑब्वियसली ही इज सम रिच एक्सेंट्रिक बिलियनर जो मुझसे सीक्रेटली इंप्रेस हो गया है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की बट ही इज लाइक अ घोस्ट। रिया दूर खड़ी ये कहानी सुन रही थी। जैसे ही उसने मिस्ट्री डोनर और 5 लाख सुना, उसके दिमाग में बिजली सी कौन थी। उसे वो दिन याद आया जब वो गुरुद्वारे गई थी। उसे वो गरीब बिखरे हुए हाल में लड़का याद आया। वही लड़का जिसने अपना एक वक्त का खाना एक बुढ़ी अम्मा और एक पिल्ले को दे दिया था। वही लड़का जिसे उसने हॉस्पिटल के बाहर देखा था। काव्या के डोनर का साधारण सा हुलिया उस लड़के से बिल्कुल मेल खा रहा था। क्या यह हो सकता है? रिया को विश्वास नहीं हुआ। जिसे काव्या उस दिन भिखारी कहकर जलील कर रही थी, क्या वही ये रहस्यमय लाखों का दान देने वाला बिलियनर हो सकता है? यह ख्याल इतना अजीब था, लेकिन रिया का दिल कह रहा था कि इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर है। तभी हॉल के मेन एंट्रेंस पर एक शोर सा हुआ। विक्रम शर्मा अपनी नई मंगेतर मीरा मल्होत्रा का हाथ पकड़े एक राजा की तरह एंट्री ले रहा था। हर कैमरा उसकी तरफ घूम गया। वो सबसे ऊंची आवाज में हंस रहा था, लोगों से हाथ मिला रहा था। उसके हर अंदाज में एक घमंड, एक दिखावा था। विक्रम सीधा स्टेज पर गया। उसने माइक हाथ में लिया। शर्मा इंडस्ट्रीज हमेशा से समाज सेवा में विश्वास रखती आई है और आज इस नेक काम के लिए मैं इस चैरिटी को 20 लाख रुपए डोनेट करने का ऐलान करता हूं। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। विक्रम ने मीरा को अपने पास बुलाया और चेक देते हुए दर्जनों फोटो खिंचवाई। रिया ये सब तमाशा देख रही थी। उसकी नजरें विक्रम के उस दिखावे को और उसके दिमाग में चल रहे उस अनजान लड़के के ख्याल को आपस में तुलना कर रही थीं।
एक तरफ विक्रम था जो 20 लाख का दान भी पूरी दुनिया को दिखाकर अपनी शान बढ़ाने के लिए एक पीआर स्टंट की तरह कर रहा था। उसकी हर मुस्कान में, उसके हर शब्द में एक मैं का एहसास था। और दूसरी तरफ वो अनजान लड़का था जिसने अपना वो खाना, जो शायद उसके पास उस दिन का आखिरी खाना था, चुपचाप दे दिया। जिसने लाखों रुपए दे दिए और बदले में अपना नाम तक नहीं बताया। एक की नेकी दीवारों पर लिखी जा रही थी और दूसरे की नेकी का गवाह सिर्फ भगवान था। रिया को दोनों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आ रहा था। विक्रम की दौलत के पीछे छिपा उसका खोखलापन और उस अनजान लड़के की गरीबी के पीछे छिपी उसकी अमीरी। उसे अब रहा नहीं गया, उसे सच का पता लगाना था। पार्टी के बाद घर आकर उसने अपना लैपटॉप खोला। उसके दिमाग में 2 कड़ियां थीं, सिटी हॉस्पिटल और एक अनजान दानवीर। तभी उसे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही साक्षी जोशी की गार्जियन एंजल वाली पोस्ट याद आई। उसने वो पोस्ट खोली। वहां भी जिक्र सिटी हॉस्पिटल का ही था। एक और बड़ा अनोनिमस डोनेशन, एक और अनजान फरिश्ता। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दोनों कहानियां जरूर आपस में जुड़ी हुई हैं और इन दोनों का हीरो एक ही इंसान है। रिया ने फैसला किया, उसे साक्षी जोशी से मिलना होगा। अगले दिन रिया सिटी हॉस्पिटल पहुंची। उसने आसानी से साक्षी के पिता मिस्टर जोशी के कमरे का पता लगा लिया। साक्षी अपने पिता के पास बैठी, उनका हाथ पकड़े उन्हें ठीक होते हुए देख रही थी। उसका चेहरा अभी भी थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक सुकून था। तभी एक नर्स अंदर आई। साक्षी जी, आपसे कोई मिलने आया है। मुझसे? कौन? साक्षी हैरान हुई। और अगले ही पल रिया मल्होत्रा कमरे में दाखिल हुई। उसके शानदार कपड़े और उसके आत्मविश्वास भरे अंदाज को देखकर साक्षी थोड़ी उलझ गई। ये कौन हो सकती है? मेरा नाम रिया मल्होत्रा है, रिया ने एक बहुत ही नरम मुस्कान के साथ कहा। मैं आपसे अकेले में 2 मिनट बात कर सकती हूं? साक्षी उसे कमरे के बाहर कॉरिडोर में ले आई। मैंने आपका सोशल मीडिया पोस्ट देखा। मैं शायद आपके उस गार्जियन एंजल को ढूंढने में आपकी कुछ मदद कर सकती हूं। यह सुनकर साक्षी की आंखों में एक उम्मीद जागी। सच में? कैसे? क्या आप जानती हैं वो कौन है? मैं जानती नहीं, लेकिन मुझे शक है, रिया ने कहा। उसने अपने फोन की स्क्रीन ऑन की। उसने हॉस्पिटल के सिक्योरिटी हेड, जो उसके परिवार का पुराना पहचान वाला था, उससे रिक्वेस्ट करके उस दिन की एक सीसीटीवी फुटेज की स्क्रीनशॉट हासिल कर ली थी। उसने फोन साक्षी के आगे कर दिया। स्क्रीन पर अर्जुन की वही धुंधली सी कैप पहने हॉस्पिटल से बाहर जाती तस्वीर थी। मैं उस दिन यहीं थी और मैं इस इंसान को ढूंढ रही हूं। क्या आप इस इंसान को पहचानती हैं? क्या आप इस इंसान को पहचानती हैं? रिया मल्होत्रा के इस सवाल के साथ साक्षी की नजरें उस फोन की स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं। स्क्रीन पर एक धुंधली सी तस्वीर थी, एक लड़के की जो हॉस्पिटल से बाहर निकल रहा था। उसने कैप पहनी हुई थी और चेहरा साफ नहीं था, लेकिन उसकी चाल, उसका कद काठी, उसकी वो साधारण सी जीन्स और टी शर्ट, साक्षी को एक पल के लिए लगा जैसे उसने उसे कहीं देखा है। उसने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला और फिर जैसे बिजली कौंधती है, उसे याद आया। कॉलेज, अपनी क्लास का वो शांत, होशियार सा लड़का, अर्जुन शर्मा। ये, साक्षी ने हिचकिचाते हुए कहा, ये अर्जुन जैसा लग रहा है। अर्जुन शर्मा मेरा क्लासमेट था। लेकिन अगले ही पल उसने खुद ही इस बात को नकार दिया। नहीं, ये अर्जुन नहीं हो सकता। वो इतने पैसे कहां से लाएगा? वो तो बहुत ही गरीब परिवार से था। रिया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, तो उसका शक सही था। आप श्योर हैं कि ये वही है? मैं श्योर नहीं हूं, पर चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ उसी जैसा है। उसकी उलझन बढ़ गई। अर्जुन, उसका गार्डियन एंजल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है? रिया ने इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसे उसका जवाब मिल चुका था। थैंक यू साक्षी जी, आपने मेरी बहुत मदद की, उसने कहा और वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते वो साक्षी के दिमाग में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ गई थी। यह सवाल सिर्फ साक्षी के दिमाग में ही नहीं था। धीरे धीरे यह सवाल अब मीरा मल्होत्रा के सुकून में भी दखल देने लगा था। मीरा की जिंदगी उसकी सगाई के बाद बिल्कुल वैसी ही चल रही थी जैसा उसने सपना देखा था। महंगे कपड़े, हाई सोसाइटी पार्टीज, विक्रम का साथ। वो हर उस चीज से घिरी हुई थी जिसके लिए उसने अर्जुन के प्यार को ठुकराया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। उसकी शुरुआत उस फेक स्कैंडल से हुई। जब उसने टीवी पर प्रिया नाम की लड़की को अर्जुन पर इल्जाम लगाते हुए देखा, तो उसे एक पल के लिए भी विश्वास नहीं हुआ। वो अर्जुन को जानती थी। वो गरीब था, लाचार था, लेकिन धोखेबाज नहीं था। और फिर जब अगले ही दिन वो पूरा स्कैंडल झूठा साबित हो गया और प्रिया एक फ्रॉड निकली, तो मीरा को एक अजीब सा झटका लगा। उसने सोचा, एक लड़का जिसे सड़क पर होना चाहिए, उसने इतनी बड़ी साजिश को इतनी आसानी से फेल कैसे कर दिया?
आज वो अपनी सहेलियों के साथ एक महंगे कैफे में बैठी थी। वहां भी हर तरफ बस यही बातें हो रही थी। गॉड, कैन यू बिलीव इट? उसकी एक दोस्त तानिया ने कहा। पहले लगा वो अर्जुन शर्मा कितना बड़ा फ्रॉड है, पर अब तो लग रहा है कि उसे फंसाया गया था। बेचारा। बेचारा नहीं, दूसरी दोस्त सिमरन बोली। हैव यू हर्ड अबाउट दिस गार्डियन एंजल ऑफ द सिटी? सोशल मीडिया पर आग लगी हुई है। साक्षी जोशी नाम की किसी लड़की ने पोस्ट डाला है, कोई फरिश्ता है जो चुपचाप लोगों के लाखों के बिल पे कर रहा है। मीरा ये सब सुन रही थी, लेकिन चेहरे पर एक अनजानपन दिखा रही थी। अंदर से उसका दिल बेचैन हो रहा था। अर्जुन के खिलाफ साजिश का फेल होना और ठीक उसी वक्त एक रहस्यमयी गार्डियन एंजल का पैदा होना, ये इत्तेफाक उसे हजम नहीं हो रहा था। उसी शाम जब वो विक्रम के साथ ड्राइव पर थी, उसने इस बात को छेड़ा। विक्रम, ये शहर में क्या हो रहा है? पहले वो प्रिया वाली न्यूज़ जिसमें हमारी इतनी बदनामी हुई, और अब ये गार्डियन एंजल की कहानी। इट्स ऑल सो वियर्ड। विक्रम, जो अभी भी अपनी उस हार से झल्लाया हुआ था, उसने गुस्से से कार का स्टीयरिंग पकड़ा। रिलैक्स मीरा, जस्ट रिलैक्स, उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा। छोटे मोटे पेस्ट्स को हैंडल करने के लिए कभी कभी कीड़ा मार छिड़कना पड़ता है। वो लड़की इनकॉम्पिटेंट निकली, डजंट मैटर। द मेन थिंग इज अर्जुन सड़क पर था, सड़क पर है और हमेशा सड़क पर ही रहेगा। तुम इन छोटी मोटी बातों की टेंशन मत लो। विक्रम ने उसे तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन उसके इस हद से ज्यादा आत्मविश्वास ने मीरा की बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठने लगे। विक्रम कह तो रहा है कि अर्जुन सड़क पर है, लेकिन अगर ऐसा है तो उसके खिलाफ इतनी बड़ी, इतनी घिनौनी साजिश करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? एक टूटे हुए इंसान से विक्रम इतना डरता क्यों है? और अगर वो इतना है बेबस है, तो उसने इस साजिश को फेल कैसे कर दिया? उसने अचानक से बाजी पलट कैसे दी? उसे अर्जुन का वो शांत लेकिन होशियार चेहरा याद आया। वो जानती थी अर्जुन चुप जरूर रहता था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। कहीं मैंने उसे कम समझने की गलती तो नहीं कर दी? ये ख्याल पहली बार मीरा के दिमाग में आया। तभी कार एक भीड़भाड़ वाले मार्केट से गुजर रही थी। विक्रम अपने फोन पर बिजनेस की किसी बात पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। मीरा बोर होकर खिड़की से बाहर देखने लगी, और तभी उसने उसे देखा। सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा था। उसने साधारण लेकिन बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे। वो पास में ही जमीन पर बैठे एक गुब्बारे बेचने वाले बूढ़े आदमी से कुछ बात कर रहा था। उसने उस बूढ़े आदमी से एक गुब्बारा खरीदा, लेकिन बदले में उसने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकालकर उसे दिया और बिना बाकी पैसे लिए वहां से आगे बढ़ गया। वो बूढ़ा आदमी उस नोट को हैरानी और शुक्रिया से देखता रह गया। उस आदमी ने पलटकर एक बार सड़क पार करने के लिए देखा, और एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उसका चेहरा साफ दिखाई दिया। मीरा की सांस जैसे रुक सी गई। अर्जुन, ये वही अर्जुन था, लेकिन ये वो अर्जुन नहीं था। ये वो टूटा हुआ, बिखरा हुआ, फटेहाल अर्जुन नहीं था जिसे उसने आखिरी बार कॉलेज के गेट पर देखा था। इस अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसके कदमों में एक नई चाल थी। वो सर झुकाकर नहीं, सर उठाकर चल रहा था। इससे पहले कि मीरा कुछ समझ पाती या विक्रम को बताती, अर्जुन भीड़ में कहीं गायब हो गया। गाड़ी आगे बढ़ गई। विक्रम अभी भी फोन पर चिल्ला रहा था, लेकिन मीरा अब उसके साथ उस गाड़ी में नहीं थी। उसका दिमाग वहीं उस मार्केट में अर्जुन की उस एक झलक पर अटक गया था। वो हारा हुआ नहीं लग रहा था, वो टूटा हुआ नहीं लग रहा था, वो मजबूत लग रहा था, और वो लोगों की मदद कर रहा था। वही नेकी, वही दरिया दिली जो उसे अर्जुन में कभी पसंद थी। तो क्या वो गार्डियन एंजल वाली कहानी सच थी? और अगर वो सच थी, और अगर अर्जुन ही वो एंजल था, तो उसके पास इतने पैसे कहां से आए? मीरा का दिल एक अनजाने अजीब से एहसास से भर गया। ये डर नहीं था, ये अफसोस भी नहीं था, ये एक अजीब सी असुरक्षा थी, एक ऐसी बेचैनी जो ये सोचकर होती है कि शायद आपने गलत फैसला ले लिया है। जिस इंसान को उसने नोबडी समझकर अपनी जिंदगी से निकाल दिया था, वो अब धीरे धीरे एक समबडी बनने के संकेत दे रहा था, और ये एहसास मीरा को अंदर ही अंदर बहुत बेचैन कर रहा था। मीरा का नाम सुनकर अर्जुन के दिल में एक पल के लिए एक अजीब सी हलचल हुई, लेकिन उसने तुरंत उसे काबू कर लिया। वो जानता था मीरा अब उसके अतीत का एक ऐसा पन्ना है जिसे पलटना नहीं, बल्कि फाड़ कर फेंक देना ही बेहतर है। मैं उससे नहीं मिलना चाहता मिस्टर ओबरॉय। वो विक्रम की मंगेतर है। दुश्मन की तरफ से आने वाली हर हवा पर विश्वास करना बेवकूफी होगी। मिस्टर ओबरॉय उसके इस फैसले से बहुत खुश हुए। अर्जुन अब जज्बातों से नहीं, दिमाग से सोचने लगा था।
शर्मा एस्टेट में माहौल बिल्कुल उल्टा था। विक्रम शर्मा अपने कमरे में आग बबूला हो रहा था। उसका फेक स्कैंडल वाला प्लान बुरी तरह से फेल हो चुका था। मीडिया में अब उल्टा उसी पर उंगलियां उठ रही थीं। उसकी सोशल मीडिया इमेज को बहुत नुकसान पहुंचा था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उसके पिता रमेश शर्मा उस पर बेहद गुस्सा थे। मैंने तुमसे कहा था उस लड़के को कम मत समझो। तुम हमेशा से ही राजेंद्र और उसके उस लावारिस बेटे से पीछे रहे हो, बचपन में भी और आज भी। अपने पिता के ये शब्द विक्रम के कानों में एक तीर की तरह चुभ गए थे। हमेशा से पीछे। उसने गुस्से में पास रखा एक महंगा वास उठाकर दीवार पर दे मारा। क्रैश की आवाज के साथ उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में माजी की एक ऐसी याद उभरी जिसे वो कभी भुला नहीं पाया था। साल थे लगभग 15-16 साल पुराने। शर्मा एस्टेट में आज बहुत बड़ी पार्टी थी। ये 8 साल के विक्रम का जन्मदिन था। गार्डन को विदेशी फूलों और गुब्बारों से सजाया गया था। शहर के बड़े बड़े लोग आए थे। विक्रम ने एक महंगी सी सूट पहनी हुई थी और उसके पास तोहफों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन पार्टी में होने के बावजूद वो अकेला महसूस कर रहा था, क्योंकि पार्टी का असली सितारा, असली सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं था। वो थे उसके चचा राजेंद्र शर्मा। राजेंद्र शर्मा जब भी महफिल में होते, सारी रोशनी उन्हीं पर होती थी। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनका आत्मविश्वास, हर कोई उनकी तरफ खिंचा चला आता था। विक्रम ने देखा उसके अपने पिता रमेश शर्मा भी अपने बड़े भाई के सामने एक परछाई की तरह लग रहे थे। तभी राजेंद्र ने छोटे से 5 साल के अर्जुन को, जो एक कोने में चुपचाप खड़ा था, उसे हवा में उछाला और अपने कंधों पर बिठा लिया। यह है मेरा शेर, उन्होंने गर्व से कहा। पूरी महफिल हंस पड़ी। सब लोग अर्जुन की मासूमियत पर, उसके खिलखिलाने पर प्यार बरसाने लगे। बिल्कुल आप पर गया है राजेंद्र जी। शर्मा इंडस्ट्रीज का असली वारिस तो यही है। ये सारी तारीफें 8 साल के विक्रम के दिल में सुई की तरह चुभ रही थीं। ये उसका जन्मदिन था, ये उसके तोहफे थे, लेकिन सारी तारीफ, सारा प्यार अर्जुन को मिल रहा था। उसने पहली बार अपने छोटे से चचेरे भाई के लिए अपने दिल में नफरत की एक बहुत ही गहरी, बहुत ही काली बूंद महसूस की। कुछ दिन बाद राजेंद्र दोनों बच्चों को, अर्जुन और विक्रम को, अपने साथ फैक्ट्री ले गए। चलो आज मैं तुम दोनों को दिखाता हूं कि मैं क्या काम करता हूं। फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। बड़ी बड़ी मशीनें शोर कर रही थीं। राजेंद्र का चेहरा वहां आते ही खुशी से खिल उठा। ये उनकी दुनिया थी। वो उन्हें एक नई इंपोर्टेड मशीन के पास ले गए। उन्होंने बहुत ही जोश के साथ उसके पार्ट्स के बारे में समझाना शुरू किया, लेकिन उनका पूरा ध्यान अपने बेटे अर्जुन पर था। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखो बेटा, ये लेवर है, इससे मशीन स्टार्ट होती है। ये सब एक दिन तुम्हारा ही होगा। विक्रम उनके पास ही खड़ा था, अकेला। उसको लगा जैसे वो वहां है ही नहीं। उसके अपने पिता रमेश कहीं और दूसरे मैनेजर्स के साथ हंस बोल रहे थे। विक्रम को लगा कि उसके चाचा भी उसे उतना ही प्यार करें, उस पर उतना ही ध्यान दें, और इसी ध्यान को पाने के लिए उसने एक बेवकूफी कर दी। उसने आगे बढ़कर मशीन का एक लाल रंग का बटन दबा दिया। उस बटन को दबाते ही मशीन से एक अजीब सी घर्र की आवाज आई और उसमें से धुआं निकलने लगा। वर्कर्स इधर उधर भागने लगे। विक्रम! राजेंद्र की सख्त आवाज गूंजी। उन्होंने जल्दी से मेन स्विच बंद करके मशीन को रोका। वो पलटे, उनकी आंखों में गुस्सा था। ये क्या किया तुमने? ये कोई खिलौना नहीं है। तुम्हारी इस हरकत से किसी की जान जा सकती थी। जिम्मेदारी सीखो बेटा, हमेशा लापरवाह रहते हो। विक्रम का सर शर्म से झुक गया। वो तारीफ पाना चाहता था और बदले में उसे डांट मिली। तभी छोटा सा अर्जुन, जो अब तक चुप था, उसने एक दूसरी मशीन की तरफ इशारा किया। पापा देखो, वो नट ढीला है। सबकी नजर उस तरफ गई। एक बहुत ही जरूरी हिस्से का एक छोटा सा बोल्ट सच में ढीला होकर गिरने वाला था। अगर वो गिर जाता तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। राजेंद्र का चेहरा एकदम से गर्व से भर गया। उन्होंने झुककर अर्जुन के सर पर हाथ फेरा। शाबाश मेरे शेर, तुम्हारी नजरें बहुत तेज हैं। बिल्कुल मुझ पर गए हो। एक दिन तुम मुझसे भी बड़े इंजीनियर बनोगे। उन्होंने पास खड़े वर्कर से गर्व से कहा, देखा, यह है शर्मा खानदान का असली खून। यह विक्रम के लिए आखिरी चोट थी। उसे उसकी गलती के लिए डांटा गया और अर्जुन को बिना कुछ किए उसकी छोटी सी समझदारी के लिए असली वारिस का किताब मिल गया। उस दिन विक्रम के बचपन का एक हिस्सा मर गया और उसकी जगह एक ऐसी नफरत ने जन्म लिया जो वक्त के साथ और भी गहरी और भी खतरनाक होती चली गई। क्रैश! वास के टूटने की आवाज के साथ विक्रम माजी से वापस लौट आया। उसके पिता के शब्द, तुम हमेशा से ही उससे पीछे रहे हो, अब उसे और भी ज्यादा चुभने लगे थे।
उसकी ये पूरी लड़ाई मीरा या पैसे के लिए नहीं थी। उसकी ये लड़ाई उस 8 साल के बच्चे की थी जो आज तक अपने चचा और अपने बाप से वो तारीफ पाना चाहता था जो उसे कभी नहीं मिली। उसने आईने में अपने अक्स को देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। नहीं, वो धीरे से बोला, अब और नहीं, अब मैं पीछे नहीं रहूंगा। उसके बचपन की नफरत अब एक कातिलाना इरादे में बदल चुकी थी। उसने अपना फोन उठाया और अपने फिक्सर सिंह का नंबर मिलाया। सिंह, उसकी आवाज एकदम ठंडी और साफ थी, उसमें कोई जज्बात नहीं थे। प्लान बी, अब हम इस लड़के को बदनाम नहीं करेंगे। आई वॉन्ट हिम गॉन परमानेंटली। दूसरी तरफ से सिंह कुछ बोला, पैसे की चिंता मत करो, बस काम हो जाना चाहिए। इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। उसने फोन काटा। उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। इस कहानी में, उसने आईने में अपने अक्स से कहा, सिर्फ एक ही वारिस हो सकता है और वो मैं हूं। इस कहानी में सिर्फ एक ही वारिस हो सकता है और वो मैं हूं। विक्रम शर्मा के इस कातिलाना इरादे से बेखबर अर्जुन की जिंदगी एक नए मोड़ पर शुरू हो रही थी। उसकी आंखों के सामने अब अंधेरा नहीं बल्कि एक नया अनजान रास्ता था। एक ऐसा रास्ता जो उसे उसकी विरासत तक ले जाता। लेकिन वो रास्ता फूलों से नहीं, कांटों से भरा था और उस रास्ते पर चलने के लिए अर्जुन को तैयार होना था। अगली सुबह जब मिस्टर ओबेरॉय उनके नए ठिकाने पर पहुंचे तो माहौल बदला हुआ था। आज उनके हाथ में चाय का थर्मस नहीं बल्कि बिजनेस की कुछ मोटी-मोटी किताबें और एक नया स्लीक लैपटॉप था। अर्जुन उनका इंतजार ही कर रहा था। उसके चेहरे पर अब शांति थी, एक योद्धा जैसा सुकून जो जंग से पहले अपने मन को तैयार करता है। मैंने सोचा जंग के मैदान में उतरने से पहले उस मैदान के नियम और अपने हथियारों के बारे में जान लेना जरूरी है, मिस्टर ओबेरॉय ने किताबें टेबल पर रखते हुए कहा। वो दोनों स्टडी रूम में आ गए। मिस्टर ओबेरॉय ने कमरे के कोने में पड़ा एक छोटा सा व्हाइट बोर्ड उठाया और उसे दीवार से टिका दिया। कमरा अब एक वॉर रूम जैसा लगने लगा था। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। मिस्टर ओबेरॉय, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट जरूर रहा हूं, लेकिन सच कहूं तो मैंने कभी असली बिजनेस की दुनिया को नहीं समझा है। ये बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट लॉस, शेयर मार्केट, ये सब मुझे हमेशा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगा है। मिस्टर ओबेरॉय मुस्कुराए। हर बड़ी मशीन शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड ही लगती है अर्जुन, लेकिन जब तुम उसके हर पुर्जे को समझ जाते हो तो वही मशीन तुम्हारे इशारों पर नाचती है। बिजनेस भी एक ऐसी ही मशीन है और इसके 3 सबसे जरूरी पुर्जे हैं, प्रोडक्ट, पैसा और लोग। उन्होंने व्हाइट बोर्ड पर ये 3 शब्द लिखे। उन्होंने कहा, सबसे पहले प्रोडक्ट। हमें पता होना चाहिए कि शर्मा इंडस्ट्रीज आखिर है क्या। अगले 1 घंटे तक मिस्टर ओबेरॉय ने अर्जुन को उसके पिता के साम्राज्य की सैर कराई। उन्होंने बताया कि कैसे शर्मा इंडस्ट्रीज देश की सबसे बड़ी हैवी इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल टूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में से एक है। उन्होंने उन पेटेंट्स के बारे में बताया जो राजेंद्र शर्मा ने खुद डिजाइन किए थे। उन्होंने अर्जुन को एहसास दिलाया कि उसकी विरासत सिर्फ पैसों का ढेर नहीं है, बल्कि उसके पिता की मेहनती और होशियार दिमाग का एक जिंदा सबूत है। अर्जुन बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसे पहली बार अपने पिता के काबिल होने पर गर्व महसूस हो रहा था। अब आते हैं दूसरे पुर्जे पर, पैसा। मिस्टर ओबेरॉय ने लैपटॉप खोला। स्क्रीन पर अजीबोगरीब चार्ट्स और अंक थे। ये शर्मा इंडस्ट्रीज की पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अर्जुन को वो सब देखकर ही सर में दर्द होने लगा था, लेकिन मिस्टर ओबेरॉय ने बहुत ही आसान शब्दों में समझाना शुरू किया। इन अंकों से मत डरो अर्जुन, इनके पीछे की कहानी को समझो। उन्होंने उसे रेवेन्यू यानी कंपनी की कुल कमाई और प्रॉफिट यानी सारे खर्चे निकालने के बाद बचा हुआ मुनाफा, इसके बीच का फर्क समझाया। उन्होंने हर चीज का उदाहरण शर्मा इंडस्ट्रीज से ही दिया और फिर उन्होंने उसे वो दिखाया जिसे देखकर अर्जुन की आंखों में गुस्सा उतर आया। मिस्टर ओबेरॉय ने उसे कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस दिखाईं जो बेहद संदिग्ध थीं। ये देखो, उन्होंने एक एंट्री पर क्लिक किया। यहां कंपनी ने करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल एक अनजान सी कंपनी VR एंटरप्राइजेस से खरीदा है, लेकिन मार्केट रेट से डबल दाम पर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि VR एंटरप्राइजेस एक फर्जी शेल कंपनी है जो शायद विक्रम या रमेश की ही है।
वो कंपनी के ही पैसे को डबल दाम पर सामान खरीदने का दिखावा करके अपनी जेब में डाल रहे हैं। इससे कहते हैं कंपनी को अंदर से खोखला करना। ये सुनकर अर्जुन का दिमाग झंझना गया। उसकी वो मैकेनिक वाली समझ काम करने लगी। तो इसका मतलब? उसने धीरे से कहा, अगर वो लोग घटिया रॉ मटेरियल डबल दाम पर खरीद रहे हैं तो फैक्ट्री में बनने वाली मशीन्स की क्वालिटी भी खराब हो रही होगी। शायद इसीलिए पिछले कुछ सालों में फैक्ट्री में छोटे मोटे एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं। इस सुनकर मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर हैरानी और गर्व के भाव एक साथ आ गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि अर्जुन इतनी जल्दी फाइनेंशियल फ्रॉड को फैक्ट्री के फ्लोर पर होने वाली हकीकत से जोड़ देगा। उन्हें उसमें राजेंद्र की वही तेज प्रैक्टिकल समझदारी दिखी। बिल्कुल सही अर्जुन, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। तुम्हारा दिमाग एकदम सही दिशा में काम कर रहा है। उस दिन के बाद उस कमरे का नजारा ही बदल गया। अगले कुछ दिन अर्जुन के लिए एक तपस्या की तरह थे। वो दिन भर मिस्टर ओबेरॉय से बिजनेस के गुर सीखता और रात रात भर जागकर उन मोटी मोटी किताबों को पढ़ता। ग्रीस से सने रहने वाले उसके हाथ अब बिजनेस जर्नल्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के पन्नों को पलट रहे थे। इंजन की आवाजों को समझने वाला उसका दिमाग अब शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और मार्केट के ट्रेंड्स को समझने लगा था। उसके बोलने का ढंग बदल रहा था, उसके सोचने का तरीका बदल रहा था। धीरे धीरे अर्जुन शर्मा द मैकेनिक मर रहा था और अर्जुन शर्मा द हेयर जन्म ले रहा था। एक हफ्ते बाद अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय शर्मा इंडस्ट्रीज की नई क्वार्टरली रिपोर्ट को लैपटॉप पर एनालाइज कर रहे थे। अर्जुन अब इन अंकों और चार्ट से डरता नहीं था। वो इनमें छिपी कहानी को पढ़ना सीख गया था। अचानक उसकी नजर एक सेक्शन पर आकर रुक गई। मिस्टर ओबेरॉय, यहां देखिए, उसने स्क्रीन पर इशारा किया। विक्रम एक नए पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए टरबाइन सप्लाई का एक बहुत बड़ा सरकारी टेंडर फाइल कर रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से यह कंपनी के लिए इस साल का सबसे बड़ा और जरूरी डील है। हाँ, मैं जानता हूं, यह विक्रम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इससे उसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत बढ़ जाएगी। अर्जुन कुछ देर खामोशी से उस टेंडर के डिटेल्स को पढ़ता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान आई। इस टेंडर में, उसने धीरे से कहा, बहुत बड़ी बड़ी खामियां हैं। इसकी कॉस्ट एस्टिमेशन बहुत ज्यादा है और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इन्होंने दी हैं वो पुरानी टेक्नोलॉजी की हैं। उसने आगे कहा, अगर कोई कॉम्पिटिटर इससे बेहतर नई टेक्नोलॉजी के साथ और इससे कम दाम पर अपनी बिड डाल दे तो विक्रम ये टेंडर हार जाएगा और कंपनी को करोड़ों का नुकसान तो होगा ही, साथ में मार्केट में उसकी बहुत बेइज्जती भी होगी। मिस्टर ओबेरॉय उसके चेहरे पर आई चमक को देख रहे थे। वो समझ गए अर्जुन क्या सोच रहा है। पर अर्जुन, इस टेंडर के लिए बहुत बड़ी कंपनी चाहिए। इतना बड़ा कॉम्पिटिटर अचानक से कहां से आएगा? अर्जुन ने लैपटॉप से अपनी नजरें उठाईं। उसकी नजर सामने लगी अपने पिता की तस्वीर पर गई और फिर वापस मिस्टर ओबेरॉय पर। उसकी आंखों में अब एक योद्धा जैसा आत्मविश्वास था। हम? उसने एकदम शांत और साफ आवाज में अर्जुन का ये एक शब्द उस कमरे में एक चुनौती की तरह गूंजा। मिस्टर ओबेरॉय के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी और फिर एक बहुत ही गहरी, गर्व भरी मुस्कान आ गई। उनका शागिर्द, उनका वारिस अब सिर्फ बचाव करना नहीं, हमला करना भी सीख रहा था। वो समझ गए, राजेंद्र शर्मा का खून अब जाग चुका था। जब अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय अपनी पहली बड़ी चाल की तैयारी कर रहे थे, तब शर्मा एस्टेट के अंदर विक्रम शर्मा के दिमाग में एक अलग ही तूफान चल रहा था। उसकी अर्जुन को बदनाम करने की साजिश बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। उसकी ओबेरॉय को मारने की कोशिश भी नाकाम रही थी। वो दोहरी हार से झल्लाया हुआ था। उसके पिता रमेश शर्मा ने उसे बचपन से लेकर आज तक इतना जलील नहीं किया था जितना पिछले कुछ दिनों में कर चुके थे। तुम हमेशा शॉर्टकट्स ढूंढते हो विक्रम, रमेश ने उस पर चिल्लाते हुए कहा था। तुम में अपने चाचा राजेंद्र जैसी बात कभी नहीं आ सकती। वो मेहनत पर विश्वास करते थे, इसीलिए उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया। और तुम बनी बनाई सल्तनत को भी नहीं संभाल पा रहे हो। ये तुलना, ये कंपैरिजन विक्रम के लिए सबसे बड़ी गाली थी। वो गुस्से में अपने कमरे में आया और दरवाजा जोरों से बंद कर लिया। वो अपने पर्सनल बार की तरफ बढ़ा और एक महंगी विस्की की बोतल निकाली। ग्लास में विस्की डालते हुए उसकी नजर सामने शेल्फ पर रखी एक चमचमाती हुई ट्रॉफी पर पड़ी। बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द ईयर, MBA फाइनल्स। उस ट्रॉफी को देखते ही विक्रम के चेहरे पर एक कड़वी, जहरीली मुस्कान आ गई।
उसे अपनी वो जीत नहीं बल्कि उस जीत के पीछे छिपा अपना पहला सबसे बड़ा धोखा याद आ गया। मंजर बदला, सालों पुराना, दिल्ली का एक प्रेस्टिजियस बिजनेस कॉलेज। विक्रम शर्मा अपने तीसरे सेमेस्टर में कॉलेज का सबसे मशहूर चेहरा था। अपनी महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और अपने बाप के पैसे के घमंड की वजह से वो पढ़ाई में आम था, लेकिन उसे हमेशा नंबर 1 रहने का शौक था। लेकिन उसके शौक के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, समीर एक मिडिल क्लास परिवार से था, स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था। उसके पास ना महंगी गाड़ी थी, ना ब्रांडेड कपड़े। उसके पास था तो बस एक हीरे जैसा तेज दिमाग और लोहे जैसी सख्त मेहनत। वो क्लास का टॉपर था, हर प्रोफेसर उसका दीवाना था, हर स्टूडेंट उसकी इज्जत करता था। समीर वो सब कुछ था जो विक्रम कभी नहीं बन सकता था, एक असली अपनी काबिलियत के दम पर बना हुआ हीरो। और विक्रम उससे हद से ज्यादा नफरत करता था। कॉलेज का सबसे बड़ा इवेंट था बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द ईयर कंपटीशन। फाइनल राउंड में 2 ही टीम पहुंची थी, समीर की और विक्रम की। फाइनल राउंड का टॉपिक था एक बीमार घाटे में चल रही टेक्सटाइल मिल को बिना वर्कर्स को निकाले एथिकल तरीके से मुनाफे में कैसे लाएं। समीर और उसकी टीम इस प्रोजेक्ट में दिन रात एक कर रहे थे। उन्होंने असली टेक्सटाइल मिल्स का दौरा किया, वर्कर से बात की, मार्केट रिसर्च किया। उन्होंने एक ऐसा ब्रिलियंट प्लान बनाया जो न सिर्फ कंपनी को बचाता बल्कि वर्कर्स को भी उनका हक दिलाता। एक ईमानदार, मेहनत से बनाया गया प्लान। दूसरी तरफ विक्रम की टीम ऐश कर रही थी। उन्हें पता था विक्रम अपने पैसे और पावर से कुछ न कुछ कर ही लेगा। प्रेजेंटेशन से ठीक 2 दिन पहले विक्रम को अपने एक चमचे से पता चला कि समीर का प्लान उसके प्लान से 1000 गुना बेहतर है। उसे साफ दिख गया कि वो हारने वाला है। अपने पिता, अपने कॉलेज के सामने समीर जैसे एक मामूली लड़के से हारने का ख्याल ही उसके लिए एक बेइज्जती थी। उसने फैसला किया, अगर वो मेहनत से नहीं जीत सकता तो वो धोखे से जीतेगा। उसी रात उसने कॉलेज के एक पियोन को 20,000 रुपए की रिश्वत दी। बदले में उसने समीर की टीम के फाइनल प्रेजेंटेशन की एक कॉपी पेन ड्राइव में हासिल कर ली। विक्रम पूरी रात जागता रहा। उसने समीर के प्लान के सारे बेहतरीन आइडियाज, सारे डेटा, सारे सॉल्यूशंस एक एक करके चोरी कर लिए। उसने उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन में महंगे कॉर्पोरेट शब्दों का चोला पहनाकर शामिल कर लिया। और सुबह होने से पहले उसने अपने एक हैकर दोस्त की मदद से कॉलेज के सर्वर पर अपलोड की गई समीर की ओरिजिनल प्रेजेंटेशन फाइल को करप्ट करवा दिया। अगला दिन, फाइनल प्रेजेंटेशन। समीर और उसकी टीम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पर आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्टर पर अपनी फाइल खोली, स्क्रीन पर बस एक एरर मैसेज आ गया, फाइल करप्टेड। उनके होश उड़ गए। उन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन फाइल नहीं खुली। जजेस ने उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया, लेकिन बिना स्लाइड्स के, सिर्फ याददाश्त के बल पर उनका प्रेजेंटेशन बहुत ही कमजोर और बेजान सा लगा। उसके बाद विक्रम स्टेज पर आया, एकदम शांत, एकदम कॉन्फिडेंट, और उसने वही सारे आइडियाज, वही सारे सॉल्यूशंस जो उसने समीर से चुराए थे, एक बहुत ही शातिर और प्रभावशाली अंदाज में पेश किए। जजेस और ऑडियंस उससे बहुत इंप्रेस हुए। नतीजा वही हुआ जो विक्रम ने प्लान किया था। उसे बिजनेस स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ द ईयर का विजेता घोषित किया गया। जब वो स्टेज पर ट्रॉफी ले रहा था, उसने भीड़ में खड़े हारे हुए, टूटे हुए समीर की तरफ देखा। समीर उसे घूर रहा था। वो जानता था कि क्या हुआ है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा और एक हल्की सी जीत वाली मुस्कान दी। उस दिन विक्रम शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा था। ईमानदारी और मेहनत बेवकूफों के लिए होती है। असली दुनिया में जीत हमेशा उसी की होती है जो ताकतवर होता है, जो शातिर होता है और जो नियम तोड़ना जानता है। विस्की का घूंट विक्रम के गले में जला। वो माजी से वापस अपने कमरे में लौट आया। उसने उस ट्रॉफी को देखा। ये उसकी जीत का नहीं, उसके कैरेक्टर का प्रतीक था। अपने पिता के शब्द उसके कानों में गूंजे, तुम हमेशा से ही उससे पीछे रहे हो। नहीं, वो ट्रॉफी को देखते हुए बोला, मैं पीछे नहीं था, मैं बस अलग तरीके से जीतता था। उसे अर्जुन का ख्याल आया, तो तुम भी अपने बाप की तरह ईमानदारी और मेहनत का झंडा लहराना चाहते हो? उसने आईने में अपने अक्स से कहा। समीर भी यही चाहता था। उसके दिमाग में एक नई और भी खतरनाक साजिश ने जन्म लिया। देखते हैं तुम्हारा अंजाम समीर जैसा होता है या फिर तुम्हारे बाप जैसा।
उसने अपना फोन उठाया और अपने फिक्सर सिंह का नंबर मिलाया। सिंह, उसकी आवाज अब बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी थी। प्लान बी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। मुझे उस लड़के की मौत से पहले उसकी एक आखिरी सबसे बड़ी बेइज्जती देखनी है, एक ऐसी बेइज्जती जिसे वो मरते दम तक न भूल पाए। अर्जुन के इस एक आत्मज्ञानी शब्द ने उस कमरे की सारी हवा बदल दी। मिस्टर ओबरॉय ने उसके चेहरे पर एक ऐसी आग देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये सिर्फ बदले की आग नहीं थी, ये अपनी काबिलियत साबित करने की आग थी। ये एक वारिस की आग थी। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो अर्जुन? मिस्टर ओबरॉय ने पूछा, उसकी परीक्षा लेते हुए। शर्मा इंडस्ट्रीज से टक्कर लेने का मतलब है एक साम्राज्य से टक्कर लेना। इसके लिए बहुत पैसा, बहुत पावर और बहुत ही मजबूत प्लान चाहिए। पैसा आपने मुझे दिया है। अर्जुन ने उस बैंक अकाउंट की तरफ इशारा किया। पावर, ये सबूत हैं। उसने टेबल पर पड़े कागजात की तरफ देखा। और प्लान हम मिलकर बनाएंगे। मिस्टर ओबरॉय के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान फैल गई। उनका शागिर्द अब तैयार हो रहा था। ठीक है, उन्होंने कहा, लेकिन किसी भी किले पर हमला करने से पहले उस किले के अंदर की हर दीवार, हर कमजोरी को जानना जरूरी होता है। तभी उनके फोन पर एक अलर्ट आया। उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया। और लगता है किले के अंदर झांकने का मौका हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। मतलब? अर्जुन ने पूछा। विक्रम ने कल सुबह एक इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाई है, उसी पावर प्लांट टेंडर के बारे में डिस्कस करने के लिए। वो अपने बढ़े हुए बजट और पुरानी टेक्नोलॉजी के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल चाहता है, ताकि वो टेंडर फाइल कर सके। ये सुनते ही अर्जुन की आंखों में एक चमक आ गई। बोर्ड मीटिंग, वहां कंपनी के सारे बड़े लोग होंगे। हां, विक्रम, रमेश शर्मा और कंपनी के सारे डायरेक्टर्स। मुझे वहां जाना है मिस्टर ओबेरॉय, अर्जुन ने एक पल भी सोचे बिना कहा। मिस्टर ओबेरॉय उसकी इस बात से थोड़े चिंतित हो गए। अर्जुन, ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो शर्मा इंडस्ट्रीज का हेड ऑफिस है, विक्रम का किला है। अगर किसी ने भी तुम्हें वहां पहचान लिया। मैं सामने नहीं आऊंगा मिस्टर ओबेरॉय, उसने उनकी बात काटी। मैं छिपकर एक आम इंसान की तरह जाऊंगा, लेकिन मुझे जाना है। मुझे अपनी आंखों से देखना है कि मेरा दुश्मन कौन है, कैसा है। मुझे उनके चेहरे देखने हैं। मुझे उनकी ताकत और उनकी कमजोरियां सब कुछ अपनी आंखों से देखना है। आपने ही तो कहा था, जंग जीतने के लिए दुश्मन के किले को समझना जरूरी होता है। मिस्टर ओबेरॉय उसके चेहरे पर आई इस जिद और समझदारी को देख रहे थे। वो मना नहीं कर पाए। ठीक है, उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम जाओगे, लेकिन मेरे तरीके से। अगली सुबह माहौल बिल्कुल अलग था। अर्जुन अपने उस नए साधारण से फ्लैट में तैयार हो रहा था, लेकिन आज उसने जीन्स टी शर्ट नहीं पहनी थी। उसके सामने एक साधारण सा लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा ग्रे रंग का सूट रखा था, साथ में एक आम सा चश्मा और हाथ में पकड़ने के लिए एक लेदर की फाइल। याद रखना अर्जुन, मिस्टर ओबेरॉय उसे फोन पर समझा रहे थे, तुम वहां अर्जुन शर्मा बनकर नहीं जा रहे हो। तुम हो आरव कुमार, मेरी लॉ फर्म का एक जूनियर लीगल असिस्टेंट। तुम्हारा काम है बस पीछे चुपचाप बैठना और नोट्स लेने का नाटक करना। किसी से बात नहीं करना, किसी से नजर नहीं मिलाना। तुम वहां हो, लेकिन तुम वहां नहीं हो, समझे? जी, अर्जुन ने कहा। थोड़ी देर बाद अर्जुन मिस्टर ओबेरॉय के साथ उनकी काली गाड़ी में शर्मा इंडस्ट्रीज के आलीशान आसमान को छूते हुए हेड ऑफिस के सामने खड़ा था। उस बिल्डिंग को देखकर अर्जुन के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। ये सब उसके पिता ने बनाया था, और आज वो अपने ही घर में एक अनजान, एक चोर की तरह घुसने जा रहा था। लॉबी बहुत ही शानदार थी। दीवारों पर शर्मा इंडस्ट्रीज की कामयाबी की तस्वीरें लगी थीं। एक बड़ी सी दीवार पर दो बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स लगी थीं, एक उसके चाचा रमेश शर्मा की, और ठीक उसके नीचे एक छोटी सी हल्की सी पुरानी तस्वीर उसके पिता राजेंद्र शर्मा की, जैसे दुनिया को बताया जा रहा हो कि असली राजा अब कौन है। अर्जुन ने अपनी नफरत को काबू किया और आगे बढ़ गया। वो कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंचे। मिस्टर ओबेरॉय ने कंपनी सेक्रेटरी से उनका परिचय कराया। ये हैं आरव कुमार, मेरे जूनियर हैं। आज मीटिंग में मेरी तरफ से एक ऑब्जर्वर के तौर पर यहां रहेंगे, नोट्स लेंगे।
सेक्रेटरी ने, जो मीटिंग की तैयारी में बहुत बिजी था, अर्जुन की तरफ बस एक उड़ती हुई नजर डाली और हाँ में सर हिला दिया। ठीक है सर, आप उन्हें पीछे वाली कुर्सियों पर बिठा दीजिए। अर्जुन का प्लान काम कर गया था। वो किले के अंदर आ चुका था। बोर्ड रूम बहुत बड़ा था। एक लंबी सी मेहोगिनी की टेबल के चारों तरफ शहर के कुछ सबसे ताकतवर लोग बैठे थे। अर्जुन ने उन सबको देखा और अपने दिमाग में उनके चेहरे छापने लगा। मिस्टर ओबेरॉय ने उसे पहले ही सबके बारे में बता दिया था। कौन विक्रम का चमचा है, कौन न्यूट्रल है और कौन एक पुराना डरपोक इंसान है। टेबल के हेड पर रमेश शर्मा बैठा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी ठंडक थी जो अर्जुन को उसके बचपन की उस भयानक याद की तरफ ले गई। और उसके पास ही विक्रम शर्मा खड़ा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देते हुए। वो बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही घमंडी लग रहा था। अपनी जीत पर उसे पूरा विश्वास था। अर्जुन एकदम पीछे एक अंधेरे से कोने में एक छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। उसने अपनी फाइल खोली और उस पर कुछ लिखने का नाटक करने लगा। उसकी नजरें नीचे थीं, लेकिन उसके कान और उसकी आंखें सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थीं। विक्रम बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उस पावर प्लांट टेंडर के बारे में बता रहा था। वो झूठे अंक पेश कर रहा था, बोर्ड मेंबर्स को अपने झूठे वादों से लुभा रहा था। ये डील हमारी कंपनी को अगले 10 साल में नंबर 1 बना देगी, उसने गर्व से कहा। वो बोलते बोलते आदत के अनुसार पूरे कमरे में अपनी नजर घुमा रहा था। उसकी नजर हर डायरेक्टर से होती हुई पीछे की तरफ गई और तभी अचानक एक पल के लिए उसकी नजर कोने में बैठे उस अनजान से चश्मे वाले जूनियर असिस्टेंट पर पड़ी। अर्जुन का दिल उसके मुंह में आ गया। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे अपनी फाइल पर गाड़ दी, लेकिन शायद देर हो चुकी थी। विक्रम, जो अभी तक बहुत ही फ्लो में बोल रहा था, एक पल के लिए भटक गया। उसके मुंह से लफ्ज निकलने बंद हो गए। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा। उसे वो चेहरा जाना पहचाना सा लगा। चश्मे के पीछे छिपी वो आंखें, उन्हें उसने कहीं देखा था। उसी तरह की आग, उसी तरह की जिद। बोर्ड रूम में बैठे सभी लोग हैरान थे कि विक्रम अचानक चुप क्यों हो गया। इज एवरीथिंग ऑल राइट विक्रम? उसके पिता रमेश ने धीरे से पूछा। विक्रम ने अपनी नजरें अर्जुन से हटाई। या डैड, एवरीथिंग इज फाइन, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में एक हल्की सी उलझन थी। वो उस चेहरे को अपने दिमाग से झटक नहीं पा रहा था। उसकी छोटी सी लेकिन आरामदायक दुनिया में जैसे एक अनजान खतरे की घंटी बज उठी थी। उस एक पल के लिए जब विक्रम की आंखें कोने में बैठे अर्जुन से टकराईं, तो पूरे बोर्ड रूम में जैसे हवा रुक सी गई। अर्जुन का दिल उसके सीने में एक जोरदार ड्रम की तरह बजने लगा। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे फाइल पर टिका दी, जैसे उसमें लिखा हर शब्द उसकी जिंदगी से ज्यादा जरूरी हो। उसे लगा खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, वो पकड़ा गया है। विक्रम, जो अभी तक एकदम फ्लो में बोल रहा था, उसकी जुबान एक पल के लिए लड़खड़ा गई। उसके आत्मविश्वास से भरी आवाज में एक हल्की सी उलझन आ गई। उसने अपनी आंखों को सिकोड़ा। ये चेहरा, ये आंखें कहीं तो देखी हैं, लेकिन कहां? उसके दिमाग ने उस अनजान जूनियर असिस्टेंट को अपने डेटाबेस में स्कैन किया, लेकिन अर्जुन की बदली हुई साफ सुथरी शक्लियत और चश्मे ने उसे एक धोखा दे दिया। इज एवरीथिंग ऑल राइट विक्रम? उसके पिता रमेश शर्मा ने टेबल के नीचे से उसके पैर पर हल्का सा मारा, उसे होश में लाते हुए। विक्रम ने खुद को तुरंत संभाला। हाँ डैड, एब्सोल्युटली, उसने एक झूठी मुस्कान के साथ कहा और अपनी प्रेजेंटेशन पर वापस लौट आया। लेकिन अब उसकी आवाज में पहले जैसी लापरवाही नहीं थी। उसकी नजरें बार बार अनजाने में ही उस कोने की तरफ उठ जाती जहां अर्जुन एक परछाई की तरह बैठा था। एक अनजान सा बेचैन करने वाला एहसास विक्रम के दिमाग में घर कर गया था। उसने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म की। बोर्ड मेंबर्स ने कुछ मामूली से सवाल पूछे, जिनके जवाब विक्रम ने बड़े घमंड के साथ दिए। उसे पता था बोर्ड उसकी मुट्ठी में है। ज्यादातर मेंबर्स उसके पिता के चमचे थे और बाकी उसकी पावर से डरते थे। टेंडर का अप्रूव होना बस एक फॉर्मेलिटी थी। जब सवाल जवाब का दौर खत्म होने वाला था, तब विक्रम ने अपनी शातिर आंखों से एक बार फिर कमरे को देखा। उसकी नजर फिर से अर्जुन पर आकर रुक गई। उसके अंदर का शैतान जाग उठा। वो चाहे इस लड़के को पहचानता ना हो, लेकिन उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी कि इस अनजान चेहरे को जलील किया जाए, अपनी पावर का प्रदर्शन किया जाए। एक्सेलेंट क्वेश्चंस जेंटलमैन, विक्रम ने सबसे कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इस प्रोजेक्ट पर एक नया, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव भी सुने। उसने आहिस्ता से नाटकीय अंदाज में कमरे में अपनी उंगली घुमाई और फिर उसे सीधा अर्जुन पर आकर रोक दिया। आप। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस अनजान कोने में बैठे जूनियर असिस्टेंट पर घूम गई। मिस्टर ओबेरॉय के हाथ, जो टेबल के नीचे थे, कस गए। ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। हाँ, आप ही, विक्रम ने कहा।
जब अर्जुन ने कोई हरकत नहीं की। जो पीछे उस फाइल में छुपे हुए हैं, मिस्टर ओबेरॉय के जूनियर हैं ना आप? क्या नाम बताया था अपना? अर्जुन को लगा जैसे उसे किसी ने गरम तेल की कढ़ाई में फेंक दिया हो। उसे खड़ा होना पड़ा। उसने अपना सर हल्का सा झुकाए रखा ताकि उसका चेहरा साफ न दिखे। आरव कुमार सर। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो शांत थी, लेकिन जिसमें एक जूनियर की जरूरी हिचकिचाहट भी थी। आरव कुमार, राइट। विक्रम के होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान फैल गई। वो अपनी कुर्सी से उठा और धीरे धीरे एक शिकारी की तरह अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। तो मिस्टर आरव कुमार, आप तो एक वकील बन रहे हैं। बिजनेस की इन गहरी बातों को आप भला क्या समझेंगे? वो अर्जुन के बिल्कुल पास आकर रुक गया। लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं तो हम आपका एक्सपर्ट ओपिनियन भी जरूर सुनना चाहेंगे। बोलिए मिस्टर कुमार, डोंट बी शाय। इस प्रोजेक्ट के बारे में आपके क्या विचार हैं? ये एक जाल था, एक बेहद क्रूर जाल। अर्जुन जानता था अगर उसने इस टेंडर की खामियों के बारे में बताना शुरू किया तो उसकी असली पहचान सामने आ जाएगी, और अगर वो चुप रहा या कुछ गलत बोला तो विक्रम उसे सबके सामने एक बेवकूफ साबित कर देगा। उसने बीच का रास्ता चुना, एक ऐसा जवाब जो बिल्कुल सुरक्षित था। सर, उसने नजरें झुकाए हुए ही कहा, यह प्रोजेक्ट बहुत ही एम्बिशियस लग रहा है और इसमें कंपनी के लिए आगे बढ़ने का बहुत पोटेंशियल है। यह सुनते ही विक्रम जोर से हंसा, एक ऐसी हंसी जो पूरे बोर्डरूम में गूंज उठी। उसको सपोर्ट करने के लिए उसके कुछ चमचे डायरेक्टर्स भी हल्का सा मुस्कुरा दिए। एम्बिशियस और पोटेंशियल, वाह क्या जबरदस्त इंसाइट दी है आपने मिस्टर कुमार। इसके लिए तो आपको अवार्ड मिलना चाहिए। उसने अब बोर्ड की तरफ रुख किया। जेंटलमैन, देखा आपने, यह है आजकल की नई जनरेशन। इन्होंने बस 2-4 भारी भरकम इंग्लिश के शब्द सीख लिए हैं। इन्हें जमीन की हकीकत, असली बिजनेस की कठिनाइयों के बारे में कुछ नहीं पता। उसकी नजरें वापस अर्जुन पर आईं। उसकी आवाज में अब खुला हुआ घिनौना मजाक था। बेटा, ये कंपनी तुम्हारे जैसे इंटर्न्स और असिस्टेंट्स के केस स्टडी से नहीं चलती। इसके लिए असली दिमाग, असली अनुभव और असली ताकत लगती है। जब तुम्हारे हाथ मेरी तरह अरबों के कॉन्ट्रैक्ट साइन करते करते घिस जाएंगे ना, तब शायद तुम पोटेंशियल और प्रॉफिट के बीच का फर्क समझ पाओगे। अभी के लिए, उसने हाथ से उसे बैठने का इशारा किया, बेहतर यही है कि तुम बस चुपचाप नोट्स लो और सीखो। यू मे सिट डाउन नाउ। अर्जुन का खून खोल रहा था। अपनी ही कंपनी के बोर्डरूम में, अपने ही पिता के कातिलों के सामने वो अपनी ही बेइज्जती सुन रहा था। उसका मन किया कि वो खड़ा होकर चिल्लाकर कहे कि ये कंपनी तुम्हारे बाप की नहीं, मेरे बाप की है। लेकिन तभी उसे मिस्टर ओबेरॉय की चेतावनी याद आई। गुस्से से नहीं, दिमाग से। उसने अपने गुस्से को, अपनी नफरत को अपने अंदर ही पी लिया। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। उसने बस बहुत ही शांति से कहा, थैंक यू सर, और वो वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया, जैसे उस पर इस बेइज्जती का कोई असर न हुआ हो। उसका ये शांत रवैया विक्रम को अंदर ही अंदर और जला गया। मीटिंग खत्म हुई। जैसा कि उम्मीद थी, विक्रम का टेंडर प्रपोजल आसानी से अप्रूव हो गया। सब लोग उठकर जाने लगे। मिस्टर ओबेरॉय ने खामोशी से अर्जुन के कंधे पर हल्का सा हाथ रखा, जैसे उसे उसके संयम के लिए शाबाशी दे रहे हों। जब वो कमरे से निकलने ही वाले थे, तब विक्रम उनके पास से गुजरा। वो एक पल के लिए रुका। वो अर्जुन की तरफ झुका और एक बहुत ही धीमी, सिर्फ अर्जुन को सुनाई देने वाली जहरीली आवाज में बोला, तुम्हारी आंखें मिस्टर आरव कुमार बहुत जानी पहचानी लगती हैं। अर्जुन की सांस एक पल के लिए रुक गई। तुम जो कोई भी हो, विक्रम ने आगे कहा, ओबेरॉय से कहना मेरे रास्ते में ऐसे अनजान चेहरों को लाना बंद करे। मैं अनजानों से बहुत बुरी तरह पेश आता हूं। यह कहकर उसने एक आखिरी शातिर मुस्कान दी और वहां से चला गया। विक्रम का वो जहरीला, धोखा भरा वार्तालाप अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रहा था। लेकिन जैसे ही वो और मिस्टर ओबेरॉय शर्मा इंडस्ट्रीज की उस ऊंची बिल्डिंग से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठे, अर्जुन के चेहरे पर बेइज्जती का नहीं, बल्कि एक अजीब से गहरे चिंतन का भाव था। उसने अपना सर खिड़की के शीशे से टिका दिया और बाहर तेजी से पीछे जाती हुई दुनिया को देखने लगा। उसका दिमाग अब भी उस बोर्ड रूम में ही कैद था। गाड़ी में एक गहरी खामोशी थी। मिस्टर ओबेरॉय, जो ड्राइविंग कर रहे थे, उन्होंने साइड व्यू मिरर से अर्जुन के चेहरे को देखा। उन्हें चिंता थी। उन्हें डर था कि विक्रम की उस पर्सनल बेइज्जती ने कहीं अर्जुन के नए नए जागे हुए आत्मविश्वास को तोड़ तो नहीं दिया हो। तुम ठीक हो अर्जुन? आखिरकार उन्होंने खामोशी तोड़ी। विक्रम ने आखिर में तुमसे क्या कहा? उसकी आवाज में धमकी थी। अर्जुन ने धीरे से अपनी नजरें खिड़की से हटाई और मिस्टर ओबेरॉय की तरफ देखा। उनकी आंखों में ना गुस्सा था ना दुख। उनकी आंखों में एक एनालिस्ट, एक स्ट्रैटेजिस्ट जैसी ठंडक थी।
जैसे वो अभी अभी किसी जंग के मैदान का जायजा लेकर लौटा हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं मिस्टर ओबेरॉय, उसने एक स्थिर आवाज में कहा। उसकी बातों से, उसकी धमकियों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि मैं तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अपने घमंड में, अपनी जीत के नशे में उसने मुझे वो सब कुछ दिखा दिया जो मैं उस कमरे में देखने और समझने के लिए गया था। मिस्टर ओबेरॉय ये सुनकर हैरान हो गए। मतलब ये अर्जुन ने अब अपनी सीट पर सीधा होकर बैठा। उसकी आवाज में अब एक नई प्रोफेशनल सी खनक थी। मैं वहां बेइज्जती सहने नहीं, बल्कि कमजोरियां ढूंढने गया था, और विक्रम ने मुझे वो कमजोरियां एक थाली में सजाकर पेश कर दी। मिस्टर ओबेरॉय अब पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जे हो चुके थे। अर्जुन ने अपना विश्लेषण शुरू किया, जैसे कोई जनरल अपने सीनियर को रिपोर्ट दे रहा हो। उस बोर्ड रूम में टेबल पर 12 लोग थे, मेरे और आपके अलावा। उनमें से 5 लोग, जिसमें वो फाइनेंस हेड मिस्टर चड्ढा भी शामिल हैं, विक्रम के पर्सनल पपेट्स हैं। जब भी विक्रम कोई बात कहता, वो सबसे पहले हां में सर हिलाते थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज एक चमचे से ज्यादा कुछ नहीं थी। 2 लोग, मिस्टर सिन्हा और मिस्टर पुरी, जो शायद मेरे पिता के समय से हैं, वो बहुत डरे हुए थे। जब विक्रम ने टेंडर के झूठे अंक पेश किए तो उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था कि वो जानते हैं कि ये गलत है, लेकिन उनमें से एक ने भी मुंह खोलने की हिम्मत नहीं की। वो कमजोर हैं, लेकिन उनके दिल में अभी भी कंपनी के लिए थोड़ी बहुत ईमानदारी बाकी है। और बाकी के 5, अर्जुन ने अपनी बात पूरी की। वो आम इन्वेस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं। उन्हें ना विक्रम से मतलब है, ना उसके बाप से। उन्हें सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, प्रॉफिट, कंपनी का मुनाफा। अगर उन्हें दिखेगा कि विक्रम कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो 1 सेकंड में उसके खिलाफ हो जाएंगे। मिस्टर ओबेरॉय उसे सुनते हुए दंग रह गए। उन्होंने अर्जुन को बस एक ऑब्जर्वर बनकर भेजा था, लेकिन अर्जुन ने तो एक ही मीटिंग में पूरे बोर्ड का एक्सरे कर लिया था। और विक्रम, अर्जुन ने नाम लेते हुए एक पल का आराम लिया। वो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है। उसे लगता है वो भगवान है और उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती। उसने उस टेंडर की टेक्निकल डिटेल्स को ठीक से पढ़ने की भी जहमत नहीं की। वो बस बड़ी बड़ी हवा में बातें कर रहा था। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका ये घमंड ही है। उसे लगता है कि उसे कोई हरा ही नहीं सकता। और सबसे जरूरी बात मिस्टर ओबेरॉय, अर्जुन अब अपने असली मुद्दे पर आया। उस टेंडर प्रपोजल में बहुत बड़ा फाइनेंशियल झोल है। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं अंकों को समझता हूं। जो प्रॉफिट मार्जिन वो बोर्ड को दिखा रहा है, वो बिल्कुल झूठा है। उसने रॉ मटेरियल की आने वाली कीमत को कम करके दिखाया है, और प्रोजेक्ट के बाद की सालाना मेंटेनेंस कॉस्ट को तो अपनी रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया है। अगर उसे ये टेंडर मिल भी गया तो ये प्रोजेक्ट या तो बहुत बड़े लॉस में जाएगा, या फिर वो क्वालिटी के साथ इतना बड़ा समझौता करेगा कि कंपनी की सालों की बनी बनाई इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अर्जुन चुप हो गया। उसने अपना विश्लेषण पूरा कर लिया था। मिस्टर ओबेरॉय ने गाड़ी को एक साइड में रोका। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व और एक अजीब सी नमी थी। राजेंद्र, उन्होंने धीरे से कहा, राजेंद्र को आज तुम पर बहुत बहुत गर्व होता अर्जुन। तुमने अपने दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उसके हर झूठ को, हर कमजोरी को बिना एक लफ्ज कहे पढ़ लिया। तुम सच में उसके बेटे हो। यह सुनकर अर्जुन के दिल को एक सुकून सा मिला। मिस्टर ओबेरॉय, अर्जुन ने एक नई ऊर्जा के साथ कहा, हमें उन्हें इस टेंडर में हराना होगा। अगर हमने उनसे ये डील छीन ली तो ये उनके घमंड पर सबसे पहला और सबसे जोरदार वार होगा। बोर्ड के सामने विक्रम की इज्जत जीरो हो जाएगी, और वो जो न्यूट्रल मेंबर्स हैं, उनका विश्वास उस पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। उधर शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में विक्रम बेचैन था। मीटिंग बहुत अच्छी हुई थी, टेंडर अप्रूव हो गया था, लेकिन उसके दिमाग से उस आरव कुमार का चेहरा नहीं निकल रहा था। उस चेहरे में, उन आंखों में कुछ तो था जो उसे अंदर तक परेशान कर रहा था। एक अनजानी सी खतरे की घंटी। उसने अपने इन्वेस्टिगेटर मुकेश को फोन किया। मुकेश, मेरे लिए काम है, उसने एक सख्त आवाज में कहा। जी सर। मुझे उस बूढ़े वकील ओम प्रकाश ओबेरॉय की पूरी लॉ फर्म की जानकारी चाहिए। उसके हर जूनियर, हर इंटर्न, हर असिस्टेंट की तस्वीर उनके नाम और पते के साथ, अभी इसी वक्त। सर, पर क्यों? कोई खास वजह? मुकेश ने पूछा। विक्रम चिल्लाया, सवाल मत पूछो मुकेश, जो कहा है वो करो। मुझे शक है कि ओबेरॉय ने अपना एक मोहरा, एक जासूस हमारे किले के अंदर भेज दिया है, और मैं उस जासूस का चेहरा देखना चाहता हूं। विक्रम की उस घिनौनी धमकी के बाद अर्जुन और मिस्टर ओबेरॉय बहुत ज्यादा सतर्क हो गए थे। लेकिन अर्जुन ने अपने डर को अपनी पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया। उसका दिन अब एक रूटीन में बंध चुका था।
सुबह बिजनेस की किताबें पढ़ना, दोपहर में मिस्टर ओबेरॉय के साथ मार्केट एनालिसिस करना और शाम को अपने पिता की उस डायरी के पन्नों को पढ़ने की कोशिश करना। दूसरी तरफ रिया मल्होत्रा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। साक्षी से मिलने के बाद उसके दिमाग में अब यह बात लगभग साफ हो चुकी थी कि उस दिन हॉस्पिटल में काव्या ने जिस लड़के को जलील किया था और साक्षी का वो गार्डियन एंजल था, वो दोनों एक ही इंसान हैं। और वो इंसान साक्षी के मुताबिक अर्जुन शर्मा था, एक ऐसा नाम जिसे रिया ने कभी सुना नहीं था, लेकिन अब यह नाम उसके दिमाग में घर कर गया था। कौन था ये अर्जुन शर्मा? एक गरीब बेबस लड़का जो चुपचाप लोगों की मदद कर रहा था, या कोई और? एक दिन वो अपनी कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी एक मुश्किल असाइनमेंट पर काम कर रही थी। लाइब्रेरी का माहौल एकदम शांत था। तभी उस खामोशी को तोड़ते हुए विक्रम वहां आ धमका। हे ब्यूटीफुल, सोचा तुम्हें सरप्राइज दूं? उसने इतनी ऊंची आवाज में कहा कि आसपास बैठे सभी स्टूडेंट्स ने घूमकर उनकी तरफ देखा। रिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। विक्रम धीरे बोलो, ये लाइब्रेरी है, उसने धीमी आवाज में कहा। ओ कम ऑन रिया, ये बोरिंग किताबें छोड़ो, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत है? तुम मीरा की तरह बनो, थोड़ा एंजॉय करो। चलो शॉपिंग पर चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए वो नया डायमंड नेकलेस देखा था जो तुम्हें उस दिन मैगजीन में पसंद आया था, आज वो ले लेते हैं। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो रिया को नहीं, किसी गुड़िया को सामान दिला रहा हो, जैसे रिया की अपनी पढ़ाई, उसके अपने सपनों की कोई कीमत ही ना हो। रिया को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। विक्रम प्लीज, मेरी पढ़ाई जरूरी है, मैं अभी कहीं नहीं जा सकती। जरूरी? इससे ज्यादा जरूरी? तुम्हें क्या कमी है रिया? तुम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज की बेटी हो और जल्द ही शर्मा इंडस्ट्रीज की बहू बनोगी। तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? विक्रम की यही सोच रिया को सबसे ज्यादा चुभती थी। वो रिया को एक ट्रॉफी से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। रिया ने एक झूठा सरदर्द का बहाना बनाया और उसे वहां से जाने पर मजबूर कर दिया। विक्रम के जाने के बाद रिया का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। उसका दिमाग विक्रम की उस खोखली मटीरियलिस्ट बातों और उस अनजान रहस्यमयी लड़के अर्जुन के बीच घूम रहा था। वो परेशान होकर लाइब्रेरी की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। खिड़की से बाहर सड़क के दूसरी तरफ एक छोटा सा पार्क था और तभी उसकी नजर उस पार्क में बैठे एक लड़के पर पड़ी। वही लड़का, अर्जुन। उसने वही साधारण से लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, लेकिन आज वो हारा हुआ या टूटा हुआ नहीं लग रहा था। उसकी गोद में एक मोटी सी किताब खुली हुई थी। रिया ने गौर से देखा। वो प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस की किताब थी, वही किताब जिसके एक चैप्टर में रिया खुद उलझी हुई थी। अर्जुन उस किताब में पूरी तरह से डूबा हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव, एक अजीब सी शांति थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आसपास क्या हो रहा है। वो बस अपनी ही दुनिया में कुछ नया सीखने में, खुद को बेहतर बनाने में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर न तो कोई घमंड था, न ही कोई दिखावा, बस एक शांत, स्थिर आत्मविश्वास था। रिया उसे देखती रही, न जाने कितनी देर तक, और वो अपने दिमाग में तुलना करने लगी। एक तरफ विक्रम था, जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, लेकिन उसके मन में जरा भी शांति नहीं थी। उसकी पावर उसके पिता के नाम से थी। वो किताबों को बोरिंग समझता था और रिया को शॉपिंग पर ले जाना चाहता था। और दूसरी तरफ ये लड़का अर्जुन था, जिसने शायद अपनी जिंदगी में सब कुछ खो दिया था, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी स्थिरता, एक ऐसी शांति थी जो विक्रम जैसे हजारों लोग मिलकर भी नहीं खरीद सकते थे। उसकी ताकत पैसों में नहीं, उसके इस आत्मसम्मान में, उसके इस ज्ञान को पाने की चाह में थी। विक्रम उसे किताबों से दूर खींच रहा था और ये लड़का किताबों में अपनी ताकत ढूंढ रहा था। रिया को पहली बार एहसास हुआ, असली अमीरी शायद पैसों में नहीं, इस शांति में है, इस ठहराव में है। उसके दिल में उस अनजान लड़के के लिए, जिसे वो ठीक से जानती की नहीं थी, एक अजीब सी इज्जत, एक अजीब सा आदर पैदा हो गया। ये अब सिर्फ उत्सुकता नहीं थी, ये प्रशंसा थी उसके आत्मसंयम के लिए। उसने फैसला किया कि वो आज उससे बात करेगी। रिया ने अपनी सारी किताबें समेटी और तेजी से लाइब्रेरी से बाहर निकली। उसने सड़क पार करना शुरू किया। उसकी नजरें अर्जुन पर ही टिकी हुई थी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही रिया सड़क के बीच पहुंची, अर्जुन ने अपनी किताब बंद की। उसने एक लंबा सांस लिया, जैसे उसने अपना आज का लक्ष्य पूरा कर लिया हो।
वो उठा और बिना इधर उधर देखे शांति से भीड़ में आगे बढ़ गया। रिया वहीं सड़क के बीच में खड़ी रह गई, उसे जाते हुए देखती हुई। शर्मा इंडस्ट्रीज के ऑफिस में विक्रम के हाथ में एक मोटी सी फाइल थी। सर, ये रही मिस्टर ओबेरॉय की लॉ फर्म की पूरी डिटेल, उसके इन्वेस्टिगेटर मुकेश ने कहा। उनके हर एम्प्लॉई, हर जूनियर, हर इंटर्न की तस्वीर और पूरी जानकारी है इसमें। विक्रम ने गुस्से से फाइल उसके हाथ से छीन ली। उसके दिमाग में अब भी उस बोर्ड मीटिंग वाला आरव कुमार का चेहरा घूम रहा था। वो तेजी से फाइल के पन्ने पलटने लगा। अनजान चेहरे, अनजान नाम। उसे लगने लगा कि उसका शक बेवजह था। वो गुस्से में फाइल को बंद ही करने वाला था कि तभी उसकी नजर आखिरी पन्ने पर जाकर रुक गई। फाइल का आखिरी पन्ना एक नए एम्प्लॉई के लिए था, जिसे हाल ही में ज्वाइन किया गया था। नाम था आरव कुमार और उसके नाम के नीचे उसकी एक पासपोर्ट साइज फोटो लगी हुई थी, एक साफ, बिल्कुल क्लियर फोटो। विक्रम उस तस्वीर को घूरता रहा। इस तस्वीर में न सूट था न चश्मा, बस एक साधारण सा चेहरा था। एक ऐसा चेहरा जिसे विक्रम अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता था। वही आंखें, वही नाक, वही होंठ। अर्जुन। ये नाम उसके मुंह से एक धीमी जहरीली सरगोशी में निकला। उसके हाथ कांपने लगे, उसका दिमाग सुन्न हो गया। तो ये तुम थे। उसका सारा शक अब एक भयानक जला देने वाली सच्चाई में बदल चुका था। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी नाक के नीचे, उसके अपने किले में, उसके सामने बैठकर उसकी हर चाल को देख रहा था, और वो उसे पहचान तक नहीं पाया। विक्रम के चेहरे पर हैरानी के भाव धीरे धीरे एक ऐसी ठंडी, कातिलाना नफरत में बदल गए जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। खेल अब छिपने छिपाने का नहीं रहा था। आपको क्या लगता है अगले एपिसोड में क्या होगा? कमेंट करके बताओ। आपका सपोर्ट ही इन स्टोरीज को जिंदा रखता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।